जिंदगी में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कभी भी सिखाना बंद नहीं करती। जीवन एक पाठशाला है और हम सब पाठशाला में कुछ सीखने के लिए ही जाते हैं। अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो जीवन रूपी पाठशाला में पिछड़ जाएंगे। इसलिए अगर आप पिछड़ना नहीं चाहते तो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जिस तरह जब तक जल में बहाव होता है उसकी निर्मलता बनी रहती है, लेकिन जैसे ही वो जल या कहीं पानी एक जगह बस इकट्ठा रहता है और उसकी गति रुकी रहती है तो पानी बहुत ही जल्दी गंदा और दूषित होने लगता है। ठीक इसी तरह अगर हम सीखना बंद कर देते हैं तो हमारे विचार भी दूषित होने लग जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को दूषित होने से बचाने के लिए हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, ताकि हम खुद के साथ साथ और बेहतर बना सकें ये सारा जहां। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। कोरोना ने थामी दुनिया की रफ्तार। WHO ने वैश्विक महामारी किया घोषित। 125 से ज्यादा देशों में पसारे पांव। मौत का आंकड़ा 5000 के पार। चीन में हालात में कुछ सुधार, लेकिन इटली, ईरान समेत दूसरे देशों में स्थिति चिंताजनक। अमेरिका और स्पेन ने घोषित किया राष्ट्रीय आपातकाल। कई देशों में यात्रा प्रतिबंधों समेत कई आयोजन स्थगित। अमेरिका तालिबान शांति समझौते को लेकर असमंजस जारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से किया समझौते का समर्थन। तालिबान ने शर्तों के साथ 5000 आतंकियों की चरणों में रिहाई के अफगानिस्तान सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। शांति समझौते के साथ राजनीतिक उथल-पुथल भी जारी। अशरफ गनी के मुख्य प्रतिद्वंदी ने भी अलग समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। - 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। तानाशाह स्टालिन को छोड़ेंगे पीछे। रूस के निचले सदन ड्यूमा में प्रस्ताव हुआ पारित। संवैधानिक कोड से मंजूरी और अप्रैल में जनमत संग्रह से मुहर लगना बाकी। पुतिन ने कहा रूस की स्थिरता के लिए उनका फिर सत्ता में आना जरूरी। और अमेरिकी फिल्म निर्माता हार्वे विनस्टीन को 23 साल की कैद। बलात्कार और यौन अपराधों के मामलों में न्यूयॉर्क की अदालत ने सुनाई सजा। यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के खिलाफ चलाए गए #MeToo मूवमेंट से जुड़ी महिलाओं ने फैसले को बताया एक मिसाल। कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ये वायरस और अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कह दिया है कि वैश्विक कोरोना संकट अब एक महामारी है। अब से पहले WHO ने कोरोना वायरस को महामारी नहीं कहा था। चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस कोविड-19 अब तक दुनिया के 125 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। दुनिया भर में करीब 1,26,000 से ज्यादा लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है और मौत का आंकड़ा लगभग 5000 हो चुका है। महामारी उस बीमारी को कहा जाता है जो एक ही समय दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों में फैल रही हो। WHO के अध्यक्ष ने कहा है कि वो अब कोरोना वायरस के लिए महामारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वायरस को लेकर जरूरत के हिसाब से सक्रियता का ना होना काफी चिंताजनक है। WHO हर पल इस प्रकोप का आकलन कर रहा है और हम निष्क्रियता की वजह से इसके फैलने से गहराई से चिंतित हैं। इसलिए हमने मूल्यांकन किया है कि कोविड-19 को महामारी के रूप में जाना जा सकता है। दुनिया में कोरोना वायरस ने सबको डरा कर रखा है, लेकिन चीन से कुछ राहत भरी खबर है। चीन में अब कोरोना वायरस के नए केसेस में तेजी से कमी आ रही है। चीन में अब तक 3170 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। चीन में अब तक 80% लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में अब कमी आ रही है। संक्रमण के नए मामले भी पहली बार दहाई की संख्या से नीचे आ गए हैं। इस हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ज्यादा प्रभावित हुबेई प्रांत का दौरा किया। चीन में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने की कोशिश कर रही है। कई बड़ी औद्योगिक कंपनियां काम शुरू कर रही है, लेकिन चीन के बाहर स्थितियां चिंताजनक है।
चीन के बाद जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप से सबसे ज्यादा प्रभावित इटली है। अब तक इटली में 1000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वायरस संक्रमित लोगों का आंकड़ा भी 12,000 के पार पहुंच चुका है। इसके मद्देनजर रोम के आसपास के सभी कैथोलिक चर्च को 3 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया गया है। वायरस के प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए 6 करोड़ की आबादी वाले इस यूरोपीय देश में राष्ट्रव्यापी पाबंदियां लगाई गई हैं। सभी खेल आयोजनों को रद्द करने के साथ ही स्कूलों, विश्वविद्यालयों, सिनेमा घर और संग्रहालयों को बंद कर दिया गया है। कोरोना से निपटने के लिए $28.3 बिलियन के प्लान को मंजूरी दी गई है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के मद्देनजर यूरोप से अमेरिका आने वाले यात्रियों पर अगले 30 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इससे ब्रिटेन को छूट दी गई है। अमेरिका में इस वायरस के प्रकोप ने करीब 40 लोगों की जान ले ली है और 1300 से ज्यादा संक्रमित हैं। हालांकि कई स्क्रीनिंग से गुजरने के बाद अमेरिकियों को अपने देश लौटने की छूट होगी। हम बाकी जगहों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं और हम इसे उसी तरह बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए मैंने यूरोप पर प्रतिबंध लगाया। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के प्रकोप से दुनिया भर में आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी बच नहीं पा रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पत्नी भी कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। इससे पहले ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री नेथन बोरिस और फ्रांस के संस्कृति मंत्री फ्रैंक रेस्टर भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। हॉलीवुड अभिनेता टॉम हैंक्स कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। हैंक्स के अलावा उनकी पत्नी और अभिनेत्री रीता विल्सन भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं। इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस के डिफेंडर डैनियल रुगानी कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए हैं। वहीं कोरोना से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई के प्रमुख सलाहकार की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर असर पड़ रहा है। भारत समेत कई देशों के शेयर बाजारों में गिरावट जारी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस की वजह से कितना असर पड़ेगा, इस बारे में IMF ने जानकारी दी है। IMF ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना की वजह से नरमी का कितना असर होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोरोना का असर कितनी देर में समाप्त होता है और विभिन्न देशों की सरकारें इससे निपटने के लिए किस तरीके से उपाय करती हैं। वहीं भारत समेत तमाम देशों में बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन या तो रद्द कर दिए गए हैं या टाल दिए गए हैं। बड़े पर्यटक स्थल भी बंद पड़े हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था अब कोरोना वायरस के कब्जे में है। हम बुरी खबर की उम्मीद कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर का मतलब व्यवसायों और कंपनी की कम कमाई है और इसलिए अब शेयर बाजार पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं नेपाल ने शुक्रवार को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर रोक लगा दी है। इससे पहले गुरुवार को चीन ने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कई देशों ने यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। सिनेमा घर बंद कर दिए हैं। मुलान और फास्ट एंड फ्यूरियस 9 जैसी कई बड़ी फिल्मों की रिलीज टाल दी गई है। कई जगह कोर्ट भी वीडियो हियरिंग्स कर रही हैं। चर्च की सुविधाएं भी ऑनलाइन हो रही हैं। तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस के फैलने के खौफ के कारण सत्र की पहली फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री को शुक्रवार को रद्द कर दिया गया। कई आयोजन बिना दर्शकों के बंद कमरों में हो रहे हैं। अप्रैल में चीन में होने वाली ग्रां प्री भी स्थगित कर दी गई है, जबकि बहरीन में दूसरी रेस बिना दर्शकों के आयोजित की जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन 15 अप्रैल तक टाल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान इस वक्त एक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते को लेकर असमंजस बना हुआ है। तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की शांति वार्ता से पहले 1500 तालिबानी कैदियों को रिहा करने की मांग ठुकराते हुए कहा है कि बातचीत से पहले सभी 5000 तालिबान कैदियों को चरणों में नहीं बल्कि एक साथ रिहा कर दिया जाए। दूसरी तरफ अशरफ गनी के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के भी खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है उन्होंने और अलग शपथ ले ली, जिससे अफगानिस्तान में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। तालिबान ने भी कहा है कि 2 सरकारों से वार्ता होना संभव नहीं है।
वहीं तालिबान से समझौता के बाद अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है, जिससे आशंकाएं बढ़ गई हैं कि अफगानिस्तान के राजनीतिक संकट का फायदा तालिबान उठा सकता है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सोमवार को दूसरी बार राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। जिस वक्त गनी शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले रहे थे, तभी एक के बाद एक कई धमाकों से समारोह दहल उठा। धमाकों से भगदड़ मची, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यही नहीं, एक तरफ अशरफ गनी शपथ ले रहे थे तो दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला ने भी समानांतर सरकार गठित कर ली। ऐसे में तालिबान के साथ आगामी शांति वार्ता को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं। वहीं राष्ट्रपति गनी ने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा, अगर उनके बलिदान से अफगानिस्तान में शांति आ सकती है तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। हमारी जिम्मेदारी शांति को बहाल करना और 40 साल पुरानी जंग को खत्म करना है। लोगों के साहस से और गणतंत्र के अंदर गरिमा के साथ ही शांति सुनिश्चित करनी होगी। 18 फरवरी को अफगानिस्तान के चुनाव आयोग ने 28 सितंबर 2019 के राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम परिणामों की घोषणा की और राष्ट्रपति गनी को विजेता घोषित किया। चुनाव आयोग ने कहा कि गनी ने 50.64% वोट हासिल किए और अब्दुल्ला ने 39.52% मतों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के मुख्य कार्यकारी और प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला ने समानांतर सरकार के गठन के बाद कहा कि अगर हम धोखाधड़ी वाले परिणाम को स्वीकार करते हैं तो अफगानिस्तान में लोकतंत्र की समाप्ति हो जाएगी। अफगान के लोग चुनाव के असली विजेता हैं। यदि हमने राष्ट्रीय स्थिरता और एकता के लिए 2014 में समझौता नहीं किया होता तो देश संकट में पड़ जाता, लेकिन अब मामला काफी विपरीत है और अगर हम इस बार किसी नाम के तहत धोखाधड़ी के परिणाम को स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब होगा कि ये अफगानिस्तान में लोकतंत्र की समाप्ति है। समानांतर शपथ ग्रहण समारोह को टलवाने के लिए अमेरिका ने शांति समझौता तोड़ने की चेतावनी भी दे डाली। अमेरिका ने विपक्षी नेता अब्दुल्ला के नेतृत्व में समानांतर एक और सरकार के गठन को खारिज कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने एक बयान में कहा, हम कोई समानांतर सरकार बनाने और राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने के लिए बल के इस्तेमाल की किसी भी कार्रवाई का कड़ाई से विरोध करते हैं। इससे पहले दोहा में हुए शांति समझौते के 48 घंटे के बाद ही संकट में आने के बाद पॉम्पियो ने चेताया था कि अफगानिस्तान में हाल के दिनों में हिंसा की वृद्धि अस्वीकार्य है। अमेरिका और तालिबान ने 29 फरवरी को कतर में दोहा में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगी अफगानिस्तान से 14 महीनों के अंदर अपनी पूरी फोर्स वापस बुला लेगा। दोहा में अमेरिका तालिबान समझौता और काबुल में अमेरिका अफगानिस्तान का संयुक्त घोषणा पत्र अफगानिस्तान में स्थायी शांति की बुनियाद रख चुका है। हम ये जानते हैं कि भविष्य का रास्ता बेहद मुश्किल है। हमें उम्मीद थी, हम सही थे। अफगानिस्तान के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा अस्वीकार्य है। बिना किसी शर्त के हिंसा को तुरंत बंद करना अनिवार्य है ताकि शांति प्रक्रिया आगे बढ़ सके। अफगानिस्तान में अब लोगों में उम्मीद जगी है कि इस समझौते से वर्षों से चल रहे हिंसा पर रोक लग सकेगी। लेकिन वर्तमान सियासी संकट से अफगान तालिबान वार्ता में सरकार का पक्ष प्रभावित हो सकता है। अफगानिस्तान में विद्रोहियों की हिंसा में कमी लाने की शर्त पर राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यू टर्न लेते हुए 5000 तालिबान आतंकियों को रिहा करने का फैसला किया है।
तालिबान और काबुल के बीच शांति वार्ता में हो रही देरी को देखते हुए ये फैसला किया गया है। हालांकि इससे पहले राष्ट्रपति गनी ने आतंकियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया था। आशंका है कि देश के राजनीतिक नेतृत्व में फूट का तालिबान फायदा उठा सकता है और एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत बढ़ेगी और संकट पैदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सारा जहां में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया रंग बिरंगी। आज बात करेंगे ऐसी ही एक फिल्म कंपनी की जिसकी स्थापना 90 साल पहले कोल्हापुर में हुई थी और जो बाद में पुणे आ गई थी। इस कंपनी का नाम था प्रभात फिल्म कंपनी, जिसकी ज़मीन पर आज भारत का सर्वोच्च फिल्म और टेलीविज़न प्रशिक्षण संस्थान FTII मौजूद है। प्रभात जिस तरीके से शुरू हुआ उस टाइम, जो मेरे पिताजी ने कहा, इट वॉज समथिंग ग्रेट अचीवमेंट। मीन्स किसी ने सोचा नहीं था, ये पांचों लोगों ने, कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं और करेंगे। उनके अंदर एक अच्छा करने का, काम करने का उनको मौका मिलना चाहिए था, इसलिए उन्होंने, जो पांचों ने, उन लोग मिलकर जो काम किया है, और इसलिए प्रभात, ये अभी भी प्रभात है। ये जो तुतारे वाली औरत है, ये प्रभात का सिंबल था, प्रभात फिल्म कंपनी का। ये कपड़े भी पूरे प्रभात के फिल्मों में यूज हुए हैं। ये घड़ा देखिए, ये पीतल का है, इसको देखिए अंदर से बंद किया है। ये बंद इसलिए किया है कि इतना ही पानी उसमें बैठेगा। एक नॉर्मल आदमी को, बाहर वाले सामान्य आदमी को दिखाए तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये क्या है। एक्चुअली ये माइक है जो प्रभात के ज़माने में यूज हुए। ये बल्ब देखिए, जो पानी का घड़ा होता है उस साइज का एक बल्ब है। ये बहुत ही अभी आर्काइव हो गया है। ये पहले ज़माने में शूटिंग के लिए, लाइट्स के लिए ये इस्तेमाल होते थे। अब तो इसका होल्डर भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये बल्ब चालू है, देखिए उसका पूरा फिलामेंट सब ठीक इंटैक्ट है। ये मेड इन हॉलैंड है। भारत के फिल्म स्टूडियो सिस्टम्स को याद करते हुए देखिए हमारा खास प्रोग्राम प्रभात फिल्म कंपनी, भारत में सिनेमा का स्वर्णिम अध्याय। ये हफ्ता #MeToo मूवमेंट से जुड़े कई लोगों के लिए कुछ सुकून लेकर आया। हॉलीवुड की सबसे शक्तिशाली शख्सियतों में से एक हार्वे विंस्टीन को 23 साल की सजा सुनाई गई है। करीब 2 हफ्ते पहले विंस्टीन को न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया था। हार्वे पर क्रिमिनल, सेक्सुअल एक्ट और दुष्कर्म जैसे आरोप लगाए गए थे, जिसमें उसे दोषी पाया गया। कुल 5 महिलाओं और 7 पुरुषों की ज्यूरी ने हार्वे को 3rd डिग्री रेप और 1st डिग्री आपराधिक यौन गतिविधि के मामले में दोषी पाया था। 67 साल के विंस्टीन पर तकरीबन 90 महिलाओं ने यौन शोषण और रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद 2017 में विंस्टीन का करियर भी बर्बाद हो गया था। This is what justice looks like. इंसाफ ऐसा दिखता है। 23 साल की सजा। Sentence handed down by Judge Burke this morning. पिछले साल चले मीटू मूवमेंट में इस तरह की सजा सुनाया जाना एक मिसाल है। सजा के ऐलान के समय वो सभी 6 महिलाएं कोर्ट में मौजूद थीं, जिन्होंने वाइनस्टाइन के खिलाफ गवाही दी थी, और इस फैसले से उनके चेहरे पर संतोष की झलक साफ दिख रही थी। जघन्य दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के 2 मामलों में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने हॉलीवुड के प्रख्यात फिल्मकार रहे हार्वे वाइनस्टाइन को 23 साल की कारावास की सजा सुनाई है। उसे 2 सप्ताह पहले दोनों मामलों में दोषी ठहराया गया था। अमेरिका में जब कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्माता रहे वाइनस्टाइन का मामला खुला, तो कई देशों की 100 से ज्यादा अभिनेत्रियों और महिलाओं ने सामने आकर अपनी आपबीती दुनिया को बताई। वाइनस्टाइन ने पहले तो आरोपों से इनकार किया, लेकिन बाद में कहा कि उसने सहमति से यौन संबंध बनाए। इसी के साथ दुनिया में मीटू अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें कई देशों में नामी लोगों द्वारा किए गए यौन शोषण की कहानियां सामने आई।
जज ने एक संदेश भेजा है कि इस तरह के बर्ताव को करने से पहले हर किसी को सोचना होगा। जज ने इसे गंभीरता से लिया और हम उनके आभारी हैं। जिन 2 मामलों में वाइंस्टाइन को सजा सुनाई गई है, उनमें से एक में फिल्म निर्माता ने अपनी प्रोडक्शन असिस्टेंट मिमी हैली का यौन उत्पीड़न किया। अन्य मामले में वाइंस्टाइन ने हीरोइन बनने का प्रयास कर रही जेसिका मान के साथ जघन्य दुष्कर्म किया। इस मामले में उसे अधिकतम 29 साल के कारावास की सजा हो सकती थी। सजा के ऐलान के समय जज जेम्स बर्क ने बचाव पक्ष की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि वाइंस्टाइन के स्वास्थ्य की दशा बहुत खराब है, इसलिए उसे 5 साल की ही सजा दी जाए। अदालत ने जो सजा दी है वो गलत है। ऐसे हत्यारे हैं जो हार्वे वाइंस्टाइन से पहले अदालत से बाहर निकल जाएंगे। 23 साल की सजा आंदोलनों और जनता के दबाव पर दी गई है। 67 साल के हार्वे के काले कारनामों की खबर 2017 के अक्टूबर में द न्यूयॉर्क टाइम्स और द न्यूयॉर्कर में छपी थी। उसके बाद कई अभिनेत्रियों ने एक के बाद एक सामने आकर मी टू मूवमेंट के साथ खुद के साथ यौन उत्पीड़न की खबरों को सार्वजनिक किया। हार्वे वाइंस्टाइन पर 3 दशक से ज्यादा लंबी अवधि में करीब 80 अभिनेत्रियों का यौन शोषण करने का आरोप है। हार्वे वाइंस्टाइन कई फिल्म निर्माण कंपनियों का मालिक है और अमेरिकी फिल्म उद्योग में उसकी धाक इस कदर रही कि किसी का करियर बना या बिगाड़ सकता था। आरोप लगाने वाली अभिनेत्रियों ने अदालत के फैसले का खुलकर स्वागत किया है और इसे एक शानदार दिन बताया। साथ ही उम्मीद जताई है कि वाइंस्टाइन के खिलाफ आया ये फैसला अन्य पीड़ितों के लिए उम्मीद की एक किरण है कि उनकी भी आवाज सुनी जाएगी। I'm just happy that people now know that there are consequences because for a long time एक लंबे समय से बहुत से लोगों को लगता था कि वो ऐसा कुछ करके बच सकते हैं, लेकिन अब ये बदलने जा रहा है। मुझे लगता है कि महिलाएं भी बोलने के लिए सशक्त महसूस करने वाली हैं। वो सच्चाई और सम्मान की मांग कर सकती हैं। power to speak their truth and demand to be respected. I feel like we are slowly ये तो बस शुरुआत भर है। मुझे ऐसा लगता है कि अब और भी चीजें सामने आएंगी। हमने कुछ ऐसा शुरू किया है जिससे बातचीत शुरू हुई है और महिलाओं को वास्तव में अपनी सच्चाई को साझा करने की जरूरत है। अब उन्हें बोलने से रोका नहीं जा सकता। that is unstoppable right now. इससे पहले वाइंस्टाइन को हथकड़ी डालकर और व्हीलचेयर पर बैठाकर कोर्ट में पेश किया गया। बीते हफ्ते वो जेल में गिरकर बेहोश हो गया था। तब उसके शरीर में स्टेंट डालकर उसके हृदय में रक्त का संचालन सुचारू किया गया था। आरोपों और मुकदमे की सुनवाई के दौरान वाइंस्टाइन का कारोबार बंद हो गया। उसके बिजनेस पार्टनर्स ने उससे नाता तोड़ लिया और पत्नी ने तलाक दे दिया। अब वाइंस्टाइन को बीमारी और तंगहाली की हालत में जेल में सजा भुगतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर। देखते हैं दुनिया एक नजर। दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साल 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं। रूसी सदन में पुतिन की समर्थक सांसद वेलेंतीन तेरेश्कोवा ने एक नया प्रस्ताव रखा था, जिस पर 383 सदस्यीय निचले सदन ड्यूमा में प्रस्ताव के समर्थन में 340 सांसदों ने वोट किया, जबकि 43 सांसद गैर हाजिर रहे। प्रस्ताव के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस संशोधन में रूसी सरकार की शासन संबंधी ताकत का बंटवारा और राष्ट्रपति पद के अधिकार बढ़ाने का प्रस्ताव है। बाद में 170 सदस्यों वाले उच्च सदन फेडरल काउंसिल ने भी इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। वहीं प्रस्तावित संशोधन पर देश में 22 अप्रैल को वोटिंग होगी। देश भर में वोटिंग से पहले रूस की संवैधानिक अदालत इस प्रस्ताव की समीक्षा करेगी। वहीं रूस में पुतिन की मजबूती से अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि इस संशोधन की आलोचना भी हो रही है। पुतिन विरोधियों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। कोरोना वायरस के चलते ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कतरीना केल्लापावलो ने लगभग खाली सदन में पद की शपथ ली। कतरीना की शपथ ग्रहण के अवसर पर कुछ ही सांसद व पत्रकार मौजूद थे। जनवरी में
33 की तुलना में 261 सांसदों ने कौतरीना के पक्ष में मतदान किया था। कौतरीना ने प्रोकोपिस पाव्लोपोलस की जगह ली है। उन्हें संसद में विपक्षी दलों के सांसदों का भी वोट हासिल हुआ। विपक्षी दलों ने इस चुनाव में उनका समर्थन किया। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अभी पार्टियों के प्राइमरी चुनाव चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देने के लिए डेमोक्रेट्स में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रेस काफी शानदार चल रही है। डेमोक्रेट्स की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की रेस में पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन को बड़ी सफलता मिली है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेनेटर बर्नी सैंडर्स को हराकर मिसिसिपी और मिसूरी डेमोक्रेट्स प्राथमिक चुनाव में जीत हासिल की। इससे पहले सुपर ट्यूसडे में बाइडेन ने बर्नी सैंडर्स के खिलाफ बढ़त हासिल की थी। श्रीलंका में संसदीय चुनाव 25 अप्रैल को होने वाले हैं। संसदीय चुनाव विदेशी पर्यवेक्षकों की निगरानी में कराए जाएंगे। श्रीलंका के चुनाव आयोग ने संसद की 225 सीटों पर होने वाले चुनाव की निगरानी के लिए विभिन्न विदेशी संस्थाओं को न्योता दिया है। इसमें यूरोपीय यूनियन और राष्ट्रमंडल देशों के अलावा एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शंस जैसी एनजीओ शामिल हैं। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने 2 मार्च को पिछली संसद को भंग कर दिया था। ब्रिटेन के भारतीय मूल के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने अपने अगले बजट में भारत समेत दूसरे देशों से आने वाले विदेशियों के लिए वीजा महंगा करते हुए अनिवार्य स्वास्थ्य शुल्क में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सुनक ने इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज IHS को 400 पाउंड करीब 38,000 रुपए से बढ़ाकर 624 पाउंड करीब 60,000 रुपए करने की घोषणा की। इस बढ़ोतरी की उम्मीद तभी से की जा रही थी जब गत दिसंबर में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था। और अब बात कुछ ऐसी खबरों की जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं। आइए आपको दिखाते हैं दुनिया रंग बिरंगी। एक्शन सुपरस्टार विन डीजल अपनी आने वाली फिल्म ब्लड शॉट को प्रमोट करते नजर आए। मूवी में डीजल एक कत्ल कर दिए गए मरीन का किरदार निभा रहे हैं, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा असीम ताकत के साथ वापस जिंदा किया जाता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कहर से मनोरंजन उद्योग को काफी धक्का लगा है। ऐसे में देखना होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर पाती है। बिली आइलिश के गाने बैड गाय को 2019 का टॉप ग्लोबल सिंगल का खिताब मिला है। अमेरिकी सिंगर की पहली एल्बम का ये गाना पहले ही दुनिया भर में धूम मचा चुका है। इस गाने के म्यूजिक वीडियो को YouTube पर 809 मिलियन बार देखा जा चुका है। महज 18 साल की उम्र में इस गायिका ने अपनी आवाज से दुनिया को दीवाना बना दिया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सामूहिक सभाओं पर प्रतिबंध लगने से लग रहा था कि संगीत को बड़ा धक्का लगेगा, लेकिन फ्री ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स ने संगीत में नई जान फूंक दी है। हाल ही में एक रूसी जर्मन कलाकार इगोर लेविट ने ट्विटर पर बीथोवन का प्रस्तुतिकरण स्ट्रीम किया। लेविट के 25 मिनट लंबे कॉन्सर्ट को 1500 बार रीट्वीट किया गया और इसे लगभग 6000 लाइक्स मिले। पोलैंड के शहर क्राको में एक म्यूजियम खास बिल्लियों के लिए समर्पित है। यहाँ आपको बिल्ली के आकार में सोप डिस्पेंसर से लेकर स्नो ग्लोब्स, तकिया, पेंटिंग्स और मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। नटालिया कोशिवाया और उनके पति यूरी यूक्रेन से भागकर पोलैंड में रहने आए और अपना कीमती कैट कलेक्शन साथ लाए। कैट लवर कोशिवाया अपने म्यूजियम को और बढ़ाना चाहती हैं। जल्द ही वो एक कमरा असली बिल्लियों के रहने के लिए तैयार करेंगी। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।